Hello, Mohit and Utkarsh. How are you doing, guys? Yeah, I'm doing fine, thank you. I'm also doing fine, thank you. So, आप थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं जर्मनी में? करंटली मैं और उत्कर्ष दोनों हॉक्सविला फ्रैंकफर्ट में इंफॉर्मेटिक कर रहे हैं। हम बैचलर्स के अब सेकेंड सेमेस्टर में हैं। सो कल से हमारा बैचलर्स का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और 1.5 मंथ्स की छुट्टियाँ थी जो उससे पहले हमने अपना फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म किया है। तो वी आर करेंटली स्टार्टिंग बैचलर्स इन इंफॉर्मेटिक। ओके, तो यहाँ पे आप बैचलर्स कर रहे हो, लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है बैचलर्स करने से पहले आपको स्टूडेंट को लिंक भी करना पड़ा, राइट? यस। तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले जैसे ही हमने क्लास 12 के एग्ज़ाम ख़त्म करे थे, तो उसके बाद हमको एक ऑफ नाम प्रूफिंग देना होता है। ऑफ नाम प्रूफिंग एज एन, अगर उससे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो होगा वो प्रिपरेटरी कोर्स, ऐसे करके कुछ प्रिपरेशन कोर्स। तो उसमें ऐसा होता है कि वो जर्मन का होता है पूरा, जिसमें कि वो कोशिश करते हैं कि हमें एज अ स्टूडेंट जर्मन कल्चर में एज इन पुश करें। और उसके बाद जो इनकी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है, वो हमें, जैसे हमारी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है, तो 13th ईयर ऑफ एजुकेशन को हमारी एजुकेशन के साथ जोड़ें। तो वो उसका काम होता है। हाँ, तो उसमें नॉर्मल बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो हमने 12th में ऑलरेडी कवर किया होता है। मैथ्स होता है, जनरली केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स होता है, जर्मन होता है जो कि कंपलसरी होता है, और एक ऑप्शनल होता है, इंफॉर्मेटिक होता है, कई कई जगह वो नहीं होता। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको ये एक 1 ईयर का स्टूडेंट का लीग होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसमें आपको ये 5 सब्जेक्ट्स कवर कराता है और आपको बैचलर्स के लिए प्रिपेयर करता है। 13 ईयर ये जो स्टूडेंट का लीग है, ये काइंड ऑफ आपको बैचलर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए कराता है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल परसेंटेज कैसे थी और उसका नेक्स्ट स्टेप्स क्या किया आपने? तो जैसे ही 12th ख़त्म हुई तो मैंने यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस देखे थे बेसिकली कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और कैसे हमको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने यूट्यूब्स देखना स्टार्ट किया। तो उससे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की पहले 1 मंथ या 2 मंथ्स के अराउंड। उसके बाद उससे मुझे पता चला कि लैंग्वेज मस्ट है। तो मैंने लैंग्वेज स्टार्ट की। एक इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज पैंथन दिल्ली में, तो मैंने अपनी पूरी लैंग्वेज ऑनलाइन की है। मैंने B2 तक लैंग्वेज की उधर और B1 का ग्योते दिया। तो उसके बाद मैंने लैंग्वेज की और मतलब वो मेरी जो लैंग्वेज स्कूल थी, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि वो मुझे उसके लिए भी, एप्लीकेशन के लिए भी हेल्प कर रहे थे। तो उस हिसाब से मैंने बाद में जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की। जैसे ही मेरा B1 ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं और कई ऑनलाइन हो जाती है। तो उस हिसाब से मैंने अप्लाई किया और फिर अराउंड जून स्टार्टिंग में या जुलाई स्टार्टिंग में मैं इधर जर्मनी आ गया था। तो उसके बाद मैंने अपने ऑफनामे वगैरह दिए थे और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहला टास्क होता है 12th के बाद कि अपने पेरेंट्स को मनाना। तो पेरेंट्स को मनाने के लिए आपको सबसे पहले एक रिसर्च करनी होती है बहुत अच्छी, कि वो कन्विंस हो पाएँ। तो मेरा तो सबसे पहला स्टेप यही था कि भाई मेरे पेरेंट्स मान जाए। उसके बाद मैंने लैंग्वेज स्टार्ट करी थी। लैंग्वेज स्टार्ट मैंने ऐसे करी थी कि 12th के बाद मैंने जो नेक्स्ट डे मैंने लैंग्वेज स्टार्ट करी थी और मैंने घर पे बोल दिया था कि मैं एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीख लेता हूँ, बिकॉज लॉकडाउन था तो वेस्ट नहीं जाता। तो लैंग्वेज के लिए घर वाले ने अलाउ कर दिया था। उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते गए तो मेरे घर वाले भी मान गए थे। देन उसके बाद जैसा मोहित ने बताया वैसे मैंने भी प्रोसेस करा एंड देन आई केम टू फ्रैंकफर्ट। मैंने फिर ऑफ नाम प्रूफिंग दिया। उसके बाद मेरा जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैंने स्टूडेंट को लीग स्टार्ट करी और उसके बाद स्टूडेंट को लिख के बाद आपको फिर बैचलर स्टार्ट करनी होती है, वो फिर अभी हम कर रहे हैं। जो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए, इसके लिए क्या यूनिवर्सिटीज़ अपने आप से ही एप्लीकेशन निकालती हैं या आपको कोई पोर्टल है जहाँ पे जाके ये पता चलेगा कि कहाँ पे एप्लीकेशन किस यूनिवर्सिटी की निकल रही है? तो एक वैसे डिपेंड्स। यूनिवर्सिटी के 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो वो खुद करती हैं या तो फिर वो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी असिस्ट, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो यूनिवर्सिटी ने सेट करी होती हैं वो शॉर्टलिस्ट करती हैं आपकी एप्लीकेशन को। एंड देन अगर आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल है तब देन वो फॉरवर्ड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को। और सम यूनिवर्सिटीज़ दे टेक इट डायरेक्टली। और उसके बाद आपका एडमिशन नहीं आता है, आपका आता है कंडीशनल लेटर, जिसमें लिखा होता है कि आप आओगे यहाँ पे, आप एक एग्ज़ाम दोगे, अगर आपका क्लियर होता है तो आप अपनी स्टूडेंट को लीग स्टार्ट कर सकते हो। तो आप थोड़ा अपना स्टूडेंट को लेकर जर्नी बता सकते हो कि कैसे यहाँ पे आके क्या क्या करा आपने? अच्छा, तो मेरा स्टूडेंट का लीग ऑलमोस्ट अगस्त के एंड में स्टार्ट हो गया था। जो स्टूडेंट का लीग था, मैंने हॉक्सविला अनाल्ट में से स्टूडेंट का लीग किया है। तो मेरा 2 सेमेस्टर्स का था, जो जनरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो वही 2 सेमेस्टर चला। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आई क्योंकि बहुत सारा आपका पेपर वर्क भी होता है जो आपको खुद से मैनेज करना है।
तो वो सब किया। उसके बाद जो पढ़ाई थी वो ठीक ठाक थी, मतलब उतनी मुश्किल नहीं लग रही थी, क्योंकि एक्चुअली जो कम्युनिटी बन गई थी दोस्तों की वगैरह, आप थोड़ा इंडल्ज हो जाते हो जब आप लोगों को जानते हो, तो वो हेल्प काफ़ी कर लेते हैं आपकी। तो उस हिसाब से मेरी हेल्प हो गई थी काफ़ी सारी, और मेरे सीनियर्स भी थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। तो उस हिसाब से स्टूडेंट का लीग तो मेरा बहुत ही स्मूथ गया था। उसके बाद एक स्टूडेंट का लीग के एंड में एक आपको एग्ज़ाम देना होता है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम टाइप मान लो, जिसको कहते हैं FSP फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग। तो उसके मार्क्स के उसके आपका कितने अच्छे आप उसमें परफॉर्म करते, उस हिसाब से आपका बैचलर्स में एडमिशन होता है। तो आपका एंड में वो एग्ज़ाम देना होता है, और आप जब वो अच्छे से पास कर लो, फिर आप बैचलर्स में कहीं भी ऑल ओवर जर्मनी में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बैचलर्स किस में करनी है उस कोर्स में। तो जैसा आपने कोर्स का स्टूडेंट को लिखा वो टी कोर्स था, राइट? यस। टी इज़ फॉर टेक्निकल फील्ड, राइट? तो इसमें आपका कौन कौन से मतलब IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब कवर होता है, या कुछ एक्स्ट्रा मतलब इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? जनरली जो आप टी कोर्स करते हो उससे आप बैचलर्स में सारी वो स्ट्रीम्स ले सकते हो जो आप ट्वेल्थ में साइंस करने के बाद इंडिया से ले सकते हो। तो ये प्रोसेस और इधर आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये भी फ़ायदा रहता है कि अगर आप टी कोर्स करते हो तो आप बैचलर्स में आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह या BBA वगैरह जो भी कॉमर्स के बैकग्राउंड के कोर्सेज होते हैं वो भी आप कर सकते हो जर्मनी में। तो जैसा कि मोहित ने बताया, कोर्सेज डिवाइडेड होते हैं बेस्ड ऑन योर मेजर्स जो आपने 12th में सिलेक्ट करे होते हैं। तो मैंने साइंस मेजर ली थी, तो इस वजह से मैंने टी कोर्स में करा था। टी कोर्स की फुल फॉर्म होती है टेक्नीशियन कोर्स। उसके बाद और भी कोर्सेज होते हैं जो कि होते हैं W कोर्स, और उसके बाद M कोर्स, MS फॉर मेडिसिन, जिसमें आपकी जो डायरेक्शन होती है वो मेडिसिन लाइन में हो जाती है। और अगेन देन आपका W कोर्स होता है जिसकी होती है विटशॉप मतलब होता है इकोनॉमिक्स। जो भी इकोनॉमिक्स वाली लाइन है आप यहाँ से जा सकते हैं। और उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि अगर आपने टी कोर्स लिया है और आपको W कोर्स के किसी मतलब कॉमर्स साइड में किसी में जाना है, तो उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो साइंस से भी मिलते होने चाहिए, तभी आप जा पाते हो, अदरवाइज़ रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल नहीं होती। तो ऐसे कुछ डिवाइडेड होता है स्टूडेंट को लीग में आपकी रिश्तों। तो फिर मेरे को लगता है कि जैसे आप 10th में हो तभी आपको डिसाइड कर देना चाहिए कि आपको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैचलर्स करने का सोच रहे हो तो इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज द फील्ड फ्रॉम T to W, राइट? यस एग्जैक्टली। सो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है अगर यहाँ पे आके, क्योंकि 12th के बाद एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बंदे एक्सप्लोर करते हैं, और अगर उन्होंने साइंस ले ली इंडिया में तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको एक फिक्स रिस्टिंग हो जाती है, फिक्स डायरेक्शन हो जाती है आपकी। तो आपको अगर आप 10th से आपका फिक्स्ड है कि आपको जर्मनी आना है, तो आपको बहुत सोच के डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सी मेजर्स चूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपने जो करी है आप वही यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप मास्टर्स के लिए देख सकते हो कि आप मास्टर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज ओपन हो जाते हैं दोबारा से, अगर आपको कॉमर्स का भी कुछ करना है। लेकिन मेडिसिन तो फिर M कोर्स वालों के लिए, उसमें आपको M ही करा होना चाहिए। आप कह रहे हो कि जैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टी कोर्स के लिए, तो हम ऑल ओवर जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ। लेकिन जैसे आपके पास रिजल्ट सर्टिफिकेट है, क्या आपको SOP LOR कुछ ऐसा देना पड़ता है, या जस्ट नॉर्मल सर्टिफिकेशन जो है आपका FSP का उससे काम बन जाएगा? एप्लीकेशन के वक्त तो मेरा सिर्फ CV मांगा था उन्होंने, और FSP सर्टिफिकेट मांगा था, और मेरे 12th की मार्कशीट मांगी थी उन्होंने। तो ये 3 जनरल रिक्वायरमेंट्स थी, और जैसे TUM ने मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन भी मांगा था। उसके अलावा आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते वो जनरली। तो बेसिकली डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है। थोड़ा लास्ट में आप थोड़ा टिप्स देना चाहोगे कि जो बच्चे अभी बैचलर्स करना चाहते हैं जर्मनी में, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब मैं इंडिया से आ रहा था तो मैंने सिर्फ अच्छी चीज़ें देखी थी यहाँ के बारे में। मैंने सिर्फ ये देखा था कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन जो मेरे पापा थे उनको चिंता लगी रहती थी, और मैंने पूछा क्यों है आपको चिंता, तो वो मेरे से बोलते कि तुम्हें पता नहीं है क्या होती है बैचलर लाइफ। तो आपको बस देखना पड़ेगा, हर चीज़ आपको जाननी चाहिए कि आपको जर्मनी आना है और आप प्रिपेयर्ड हो इसके लिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है, वो बहुत अर्ली स्टेजेस के लिए होती है, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जो लोग यहाँ पे आके घर वापस गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही एक चैलेंज होता है। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो प्रिपेयर्ड रहो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे इंटरनेशनल लाइफ जिएंगे प्रॉपर और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, वो तो फिर नहीं होता है। यहाँ पे पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर्स ना बहुत एलीट निकलते हैं, मैंने जितने देखे हैं एटलीस्ट अपनी लाइफ में। और थर्ड चीज़ यही होती है कि अगर आप लैंग्वेज में दे रहे हैं ना, तो वही है आपका जो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लैंग्वेज को असली में दे सकते हैं। उसके बाद ये हो जाता है कि आप लैंग्वेज नहीं इंप्रूव करते हैं, वो आप अपनी सिर्फ वोकेबलरी इंप्रूव करते हैं। तो जो आपका जो लैंग्वेज इंप्रूव करने का वो है पार्ट,
वो स्टार्टिंग का ही पार्ट है। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप एटलीस्ट यहाँ पे आके लैंग्वेज में थोड़ा रिलैक्स हो पाए, अदरवाइज लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और कई लोग लैंग्वेज सीखने के बाद भी नहीं कर पाते। मेरे केस में तो जैसे कि मैंने वो म्यूट्सु लुको एक बुक आती है, तो वो काफ़ी डिफरेंट लेवल्स की आती है, B1 की आती है, B2 की आती है, C1 की आती है। तो जनरली मेरे हिसाब से अगर आप B1 B2 भी कर लो ना, आप अगर आप 2 बार उसको सॉल्व कर लो तो आप 99% कोई भी ऑफना में निकाल दोगे, अगर आप अच्छे से कर लो B1 और B2 की म्यूट्सु लुको, और C1 आप कर लो, फिर तो आपकी और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो मेरे लिए प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल बुक्स रही थी। म्यूट्सु लुको बुक आती है जो, वो उसमें सिर्फ आपके ऑफनामे के पेपर्स आते हैं, आपको ऑफनामे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वही फॉर्मेट आता है आपके, वैसे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। Alright guys, thank you so much for coming on my channel, and thank you for giving all the useful tips to the students who want to come to Germany. So thank you for making us part of your channel, and thank you for giving us the opportunity to help students or give them tips so how they can come to Germany.